पार्ट बचा था जो मैं पढ़ाने वाला था, ऑर्फन। अभी रिलेटेड टू कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गए, मतलब अनाथ हो गए, या तो उनके आइदर ऑफ पेरेंट्स लॉस कर गए या प्रॉब्लम हो गई है। तो एक यूनिसेफ ने एक एस्टिमेट दिया था कि 29 मिलियन ऑर्फन या अबंडेंट चिल्ड्रन हैं सिंस 2018 से अब तक। अब आने के बाद ये बोला जा रहा है कि मोर देन पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। ये नहीं है कि कोविड टाइम पे हुई, जो पूरा एक टोटल एस्टिमेट डाटा है। तो उसको देखते हुए फिर कोविड आया, कोविड की वजह से और बच्चे ऑर्फन में गए। तो पीएम केयर फंड ने जिन उन चिल्ड्रन के लिए जो अनाथ हो गए हैं उनके लिए प्रधानमंत्री ने जो पीएम केयर फंड था उससे कोई एक स्कीम अनाउंस की है कि उन बच्चों के लिए, क्योंकि गरीब जो बच्चे ऑर्फन हो गए, जो अनाथ हो गए उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी स्टार्ट किया गया 1098। उस पर मतलब कॉल करके दे सकते हैं। और एक पोर्टल भी चलाया गया है, पीएम केयर फंड का ही पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाके आप रजिस्ट्रेट कर सकते हैं अगर आपको जानकारी में वो बच्चे हैं। इस स्कीम के अंडर क्या है कि सपोर्ट करेगी चिल्ड्रन को हु हैव लॉस्ट बोथ द पेरेंट्स, और जो भी उनके गार्जियन थे जो जिसकी वजह से वो थे जो उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे या वो लॉस्ट हो गए हैं उस तो कोविड की वजह से, तो उनको ये स्कीम दी जाएगी। अब इस स्कीम के अंडर क्या है, फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ चिल्ड्रन, उसके नाम पे फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा। पीएम केयर फंड से वो पैसा आएगा 10 लाख रुपीज़ फॉर ईच चिल्ड्रन व्हेन शी और ही विल रीच 18 ईयर ऑफ एज। तब वो 18 ईयर एज का हो जाएगा, उसके नाम पे 10 लाख रुपीज़ एक तरह से फिक्स अमाउंट उसके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। उस फंड को वो कब यूज़ कर पाएगा, तब वो 18 का हो जाएगा, उसके बाद 23 एज का जब वो हो जाएगा उस पैसे को यूज़ कर सकता है, उस पैसे को निकाल सकता है जो 10 लाख रुपीज़ है। और उसकी एजुकेशन का खर्चा, सब चीज़ का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। प्रोविज़न ऑफ स्कूल एजुकेशन, 18 साल तक उसे पढ़ाएगी गवर्नमेंट, उसके बाद ग्रेजुएशन भी कराएगी। जब वो 23 का हो जाएगा उसे 10 लाख रुपये के आसपास लमसम उसको दे दिए जाएंगे। हायर एजुकेशन में उसको सपोर्ट किया जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा उस बच्चे को, जो पीएम जो स्कीम है आयुष्मान भारत से, उसको हेल्थ केयर भी दिया जाएगा 5 लाख रुपीज़ का। तब जो प्रीमियम अमाउंट है, जो अमाउंट है चिल्ड्रन को 18 ईयर के जैसी वो हो जाएगा तो उसको पीएम केयर फंड से पैसा भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा 18 के बाद। अगर 5 साल का बच्चा है तो उसको पढ़ाएंगे, ग्रेजुएशन कराएंगे उसकी, कुछ 18 के बाद उसे कुछ पैसा भी देना स्टार्ट करेंगे, और 23 का जब वो हो जाएगा तब उसको एक पैसा भी दे देंगे 10 लाख रुपीज़ के आसपास, ताकि वो कुछ कर सके या फिर कुछ और भी बाद में हेल्प की जाएंगी। अब ये बताते हैं चैलेंजेस क्या है इन सब पेंडेमिक की वजह से बच्चे जो अनाथ हुए, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनकी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हो सकता है इंक्रीज चाइल्ड अब्यूज़ कैसे, मतलब उनको गलत चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, उन बच्चों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है किसी भी चीज़ के लिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी जो हायर इंक्रीजिंग जो सिचुएशन, एक तो वैसे ही वस्ती इंडिया में अनाथ बच्चे पहले से ही बहुत थे। यूनिसेफ ने बताया कितने बच्चे 28 मिलियन के आसपास बच्चे हैं अकॉर्डिंग, इतने बच्चे जो ऑर्फन है, अनाथ है, इतनी पॉपुलेशन है श्रीलंका की, उससे ज़्यादा बच्चे इंडिया में अनाथ है। तो एक ये भी फिर दोबारा से इंक्रीज़ होगी पेंडेमिक की वजह से, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी सोसाइटी में। इम्पैक्ट पड़ेगा ऑफ द इमोशनल जो स्टेट है ऑफ द चिल्ड्रन की, जो इमोशनल स्टेट होती है ना चिल्ड्रन की, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी। और हमारे पास चलो ठीक है, ये तो सब कुछ है ही, अभी भी हमारे पास कोई प्रॉपर डाटा नहीं है हमारे पास चिल्ड्रन का कि कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, कितने बच्चे कैसे हुए, तो एक लमसम डाटा उन्होंने निकाला है। फिर कुछ चैलेंजेस हैं, उनको रिलीफ जो प्रोवाइड करवाना उसके सब पीछे भी कुछ चैलेंजेस हैं। कैसे कि लो नंबर ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। अब देखो, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं, बच्चों को वहाँ पे भेजा जाता है उनकी देख रेख करने के। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में अगर बच्चे का जो नंबर इंक्रीज़ होंगे तो हमारे पास इतने सारे इंस्टीट्यूशन ही नहीं है इंडिया में ताकि हम उनकी केयर कर पाएँ। नो सेपरेट लेजिस्लेशन, मतलब कोई ऐसा लॉ भी नहीं है पर्टिकुलर जो उनको हेल्प कर पाए। एक ही लॉ है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो बताता है कि कौन बच्चे हैं कौन बड़े हैं, बस एक ही हमारे पास प्रॉपर एक एक्ट है, अदरवाइज़ कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्ट भी नहीं है। लॉ अडॉप्शन रेट, अब बच्चे अनाथ तो हो गए, उनको कोई अडॉप्ट नहीं करता है बहुत जल्दी से, इंडिया में बहुत कम, बिल्कुल एक तरफ से बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी बना रखी, कारा, जिसमें अगर आपको बच्चे को अडॉप्ट करना हो तो इस अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर्ड कराना होगा, किस माँ बाप को दिया गया, क्या कि उस बच्चे का मिसयूज़ ना हो। ऐसा होता है बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं पर वो किस पर्पस के लिए करते हैं, फिर कुछ उल्टा पर्पस हो जाता है, तो इसमें नोटेड किया जाता है। उसके हिसाब से ओनली 3276 इन द कंट्री अडॉप्शन हुआ है 2017-18 में, तो ये भी कम है कि बच्चों को कोई गोद भी नहीं ले रहा है। अडॉप्शन टू बी सीइंग द लास्ट रिसॉर्ट इन द, बिल्कुल लास्ट रिसॉर्ट में अडॉप्शन करते हैं। कारण क्या है कि लॉ अडॉप्शन के, जब इनफर्टिलिटी कपल हो जाते हैं, मतलब वो बच्चा नहीं कर पाते हैं, उसी कंडीशन में करते हैं। लो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन,
तो ये भी कम है। तो ये सारे पैट्रियार्टिकल माइंडसेट रहता है इंडियन सोसाइटी में कि नहीं अपना बच्चा या फिर लड़का होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लड़कियों का क्या करेंगे। तो कुछ सजेशन दिए गए हैं इम्प्रूव करने के लिए बच्चों की कंडीशन, जो अनाथ बच्चों की कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए। एक तो क्या दिया गया, रिलैक्सेशन देना है एडॉप्शन नॉर्म्स में। जो कुछ एडॉप्शन नॉर्म्स है कि कोई सिंगल पेरेंट्स होगा, कोई आदमी होगा तो लड़की अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, ये होगा तो वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो वो जो नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा आप क्या करो, उनको थोड़ा रिलैक्स करो कि ज़्यादा लोग कर पाएँ। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हैं उनको कंसिडर करो, ऑप्शन दो उनको कि वो भी बच्चा किसी को मतलब अडॉप्ट दे पाए या कर पाए। उसका क्रिएशन करो सेपरेट कोविड-19 जो आइसोलेशन सेंटर है उसके लिए डेवलप करो और बच्चे को वहाँ पे रखो और क्रिएट करो। फिर रोल ऑफ जो आपके ग्रीफ और ट्रॉमा काउंसलर्स होते हैं, जैसे आंगनबाड़ी हो गई, काउंसलर होते हैं, बताते हैं बच्चे की इमोशनल डेवलप। कोई माँ बाप चले जाएँ, उसके ख़ानदान में कोई आदमी होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्रूव करो साइकोलॉजिकल वेलबींग, चाइल्ड के लिए ऑर्फन हाउस बनाओ, तो ये सब डेवलप करो। अब इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन इन इंडिया कैसे, एक तो डाटा तैयार किया गया, फिर क्रिएशन किया गया, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को बढ़ाया गया, एडुकेट करने की बात की गई, इनेक्टिंग करना है, सेपरेट लेजिस्लेशन बनाने के लिए सेपरेट लेजिस्लेशन बनाओ ताकि बच्चे को अच्छे से लीगलिटी सपोर्ट मिल पाए पीछे से। तो इन सब चीज़ों के लिए काम करो। एडुकेट स्टेप लो टू इम्प्रूव द अडॉप्शन। तो एडुकेट स्टेप होंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, तो बच्चा सही हाथों में जा पाएगा। आप बोलोगे ये पूरा क्यों नहीं पढ़ते? भाई मैं पूरा पढ़ दूंगा, आपकी समझ में ये याद नहीं रहेगा। तो मेन पॉइंट ही आपको याद रखने होते हैं, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। ये मेंस का, तो प्री में तो आपसे पूछेगा नहीं क्या क्या इंप्रूव स्टेप लेने हैं, वो तो आपसे पूछेगा कि क्या क्या ले सकते हो। तो एक तो आप याद रखो कि कुछ डाटाबेस बनाओ, उसके बाद चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बढ़ाओ, इस सेपरेट लेजिस्लेशन लेके आओ, इम्प्रूव जो अडॉप्शन जो नॉर्म्स हैं उसको थोड़ा अच्छे से इम्प्रूव करो। ये कुछ स्टेप हैं जो आप लेके बच्चे को मतलब एक सही हाथों में और उसके लिए परवरिश कर सकते हो। अब जो मेन जो आज का टॉपिक आता है वो होता है पार्लियामेंट्री मोशंस। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्लान टू एडजर्नमेंट मोशन लाने की बात की है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से मोशंस होते हैं पार्लियामेंट में, कैसे वो मोशंस किए जाते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो मोशंस है ना सारे, ये डिवाइडेड किए गए हैं ऐसे, सब्सटेंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन और सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन को 3 पार्ट में, आंसिलरी, सुपरसीडिंग और अमेंडमेंट। जो आपको मेन बताऊंगा कि जो सब्सटेंटिव मोशंस होता है वो स्पेशल पर्पस के लिए होता है, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ जज, इम्पीचमेंट जो करता है बड़ी बड़ी चीज़ों का। तो इसमें क्या होता है कि मतलब एक प्रपोजल है, सेट किया जाता है, अप्रूव किया जाता है हाउस के द्वारा, ठीक है ना। तो वो आप मोशन लेना है नहीं लेना, स्पीकर उसे अडॉप्ट करता है। उसके बाद ये होता है जैसे बड़े बड़े जो पोस्ट पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, प्रेसिडेंट हो गया, चीफ जस्टिस हो गए, उनको इम्पीचमेंट करने के लिए उनके लिए सब्सटेंटिव मोशन का यूज़ किया जाता है। सब्स्टिट्यूट मोशन क्या है कि कोई मोशन चल रहा है, उसकी अगेंस्ट में कोई आपको सब्स्टिट्यूट लाना है, नाम में ही सब्स्टिट्यूट आ गया ना, तो उसकी अगेंस्ट में सब्स्टिट्यूट मोशन का यूज़ किया जाता है। सब्सिडरी मोशन यानी कोई मोशन ऑलरेडी वर्किंग है, उसकी सब्सिडी और लाना है साथ में, उसके साथ में कुछ और चीज़ जोड़नी है, कुछ और प्लान है, तो उसके लिए सब्सिडरी मोशन लाया जाता है। अब सब्सिडरी भी 3 पार्ट है, उसमें आंसिलरी मोशन है। आंसिलरी मोशन में क्या होता है कि रिकॉग्नाइज करना बाय द प्रैक्टिस ऑफ द हाउस रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग जो होती है वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस, उसको बोलते हैं आंसिलरी। आंसिलरी ऐसे याद रखो कि जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा मिनिस्टर से, वो मेरा जवाब देगा, तो देखो आंसिलरी मोशन में चलता रहता है, वो बोलते हैं आंसिलरी मोशन। उसके बाद होता है सुपरसीडिंग मोशन। सुपरसीडिंग मोशन क्या होता है कि इंडिपेंडेंट फॉर्म होती है कि डिबेट चल रही होती है, उस पर आपको क्वेश्चन अराइजेस करना है, कुछ पूछना है किसी से, तो क्वेश्चन के लिए आता है सुपरसीडिंग। सुपरसीडिंग मतलब क्या है, तो ऐसे नहीं बोलते कि जैसे मैं क्लास में कुछ पूछूँ, ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, टीचर से कोई टॉपिक पढ़ा तो बोलते ना सुपर बहुत बन रहा है, तो वो सुपरसीडिंग मोशन ऐसे बोला जाता है, याद रखने के लिए। अमेंडमेंट तो आपको पता ही है, अमेंडमेंट मोशन लाने के लिए कोई चेंज करना हो कॉन्स्टिट्यूशनल में या कुछ फॉर्म में चेंज करना, उसके लिए अमेंडमेंट किया जाता है। तो ये हो गए आपके कुछ प्रकार के जो मोशंस होते हैं। अब इनसे हटके टाइप ऑफ मोशन एक अलग है, जैसे हो गया प्रिविलेज मोशन, एक हो गया सेंसर मोशन, एक हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक हो गया कॉलिंग अटेंशन मोशन, जो कॉलिंग अटेंशन लाना हो, एडजमेंट मोशन हो गया, कट मोशन हो गया। उसके बाद आते हैं कुछ कट मोशन के कुछ पार्ट है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कट मोशन जो कट करने के, पॉलिसी कट करने हो या इकोनॉमी कट करना हो, बताऊंगा लास्ट में, टोकन कट करना हो तो ये लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको छोटा सा इस फिगर से समझा देता हूँ। देखो ये मोशन जो मेन होते हैं, प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, सॉरी एक मिनट रुक जाइए।
तो ये कौन कौन है? प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस और सेंसर। अब जो प्रिविलेज मोशंस होता है ये क्या किस चीज़ के लिए ला जाता है? प्रिविलेज। अगर कोई मिनिस्टर रॉन्ग जवाब देता है किसी चीज़ का, वो रॉन्ग डाटा प्रस्तुत करता है पार्लियामेंट के सामने, तो उसके खिलाफ, कोई भी मिनिस्टर हो तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। कॉलिंग अटेंशन की जो कॉलिंग अटेंशन किसी की अटेंशन लाना, कोई भी टॉपिक हो उसके लिए मिनिस्ट्री को, पूरे मिनिस्टर्स को अटेंशन देना, तो उसके लिए होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। एडजमेंट मोशन किस चीज़ के लिए होता है? ये होता है आपका मतलब कि कोई विशेष प्रकार का कोई उसमें लाना हो, एकदम से चीज़ें लानी हो, दिमाग में डालनी हो, तो इसके लिए एडजमेंट मोशन लाया जाता है कि इस चीज़ पे विशेष ध्यान दो। इसको लाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है 50 मेंबर्स की। इस मोशन को लाने के लिए 50 मेंबर की रिक्वायरमेंट, रिटन स्टेट मतलब एक तरह से 50 मेंबर अगर रिक्वेस्ट करेंगे तभी एडजमेंट मोशन आता है। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या फिर बीजेपी गवर्नमेंट है कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो आप नो कॉन्फिडेंस लाओगे चेक करने के लिए कॉन्फिडेंस है या नहीं है। अगर ये फेल हो जाता है, पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो पूरी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो सकती है। तो उसके लिए नो कॉन्फिडेंस, इसमें भी आपको 50 मेंबर की सपोर्ट चाहिए लाने के लिए। दूसरा होता है सेंसस मोशन। ये होता है किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ लाने के लिए, मतलब उसने इंडिविजुअल मिनिस्टर उसे सेंसस के मतलब कि सेंश्योर किया जाता है कि आप जो इंडिविजुअल मिनिस्टर है, रीज़न बताओ मतलब ये सब करने के लिए, मतलब तो इंडिविजुअल मिनिस्टर के लाया जाता है। तो हम इससे पढ़ेंगे कि रॉन्ग इन्फो कॉलिंग एडजमेंट हाउस नो कॉन्फिडेंस टेक 50 गिवन रिजाइनेशन सेंसेक्स 1 ऑल। तो आप याद रखो कि रॉन्ग, तो रॉन्ग के लिए आपने प्रिविलेज बोला कि रॉन्ग, जिसने रॉन्ग डाटा प्रस्तुत किया उसके लिए होता है आपका प्रिविलेज मोशन। कॉलिंग अटेंशन पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए अटेंशन लाने के लिए। पर दो ही मोशन जो होते हैं पार्लियामेंट में, नो कॉन्फिडेंस और एडजमेंट मोशन, इनके लिए आपको 50 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। 50 मेंबर अगर ये हाँ बोलेंगे तभी ये दो मोशन लाए जाएंगे, एडजमेंट और नो कॉन्फिडेंस। एक होता है सेंश्योर मोशन, ये पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है, पर्टिकुलर एक मिनिस्टर के खिलाफ। इसमें आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती 50-50 की, पर इसमें अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ ला रहे हैं पास हो जाता है। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी कैबिनेट को डिसॉल्व किया जाए, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व किया जाए। अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो जाएगा तो पूरे मिनिस्टर को डिसॉल्व करना होगा। यानी कि आप अपना जो सहमति है, मतलब साथ रहने की खो चुके हैं, सरकार अपनी पावर खो चुकी है। तो थोड़ा आपने यहाँ से ओवरव्यू ले लिया। अब हम चलते हैं ऊपर, जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था। अब आता है प्रिविलेज मोशन इंट्रोड्यूस बाय द अपोजिशन इफ द मिनिस्टर मिसलीड, यानी कि हाउस को कोई गलत डाटा दे रहा है, वो जैसे मिनिस्टर बोलते हैं ना इतने आदमी थे ऐसे हुआ, कोई गलत डाटा, तो उसके खिलाफ प्रिविलेज, आपने क्या किया, पार्लियामेंट की प्रिविलेज को हार्म किया एक गलत डाटा देके, तो उसके खिलाफ आता है प्रिविलेज मोशन। सेंश्योर मोशन क्या होता है? इट ब्रॉड अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी और अगेंस्ट एनी मिनिस्टर फॉर फेलियर एक्ट, डिसअप्रूव किया जाता है उसकी पॉलिसी को। जैसे कोई मिनिस्टर कोई पॉलिसी लेके आया पर वो फेल हो गया, तो सेंश्योर मोशन होगा, तो पूरी गवर्नमेंट के खिलाफ भी ला सकते हैं और आपकी इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ ला सकते हैं। इसमें एक खासियत हो रहा है, ये ओनली इन लोकसभा, क्योंकि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, वो लोकसभा में एक साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा बोला जाता है उनका कॉन्फिडेंस बना रही है लोकसभा में रहने के लिए, वो भंग ना हो, तो उसके लिए ये होता है आपका सेंश्योर। तो सेंश्योर किस में आता है? ये ओनली इन लोकसभा में आता है, ओनली बाय द अपोजिशन, ओनली बाय द अपोजिशन। सेंश्योर मोशन मस्ट बी स्पेसिफिक चार्ज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कोई स्पेसिफिक चार्ज उसके ऊपर लगाए हो या फिर पर्टिकुलर मिनिस्टर के ऊपर लगाए हो। अगर ये पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाउंडेड टू सीक द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा अर्लियर एज पॉसिबल। ऐसा माना जाता है कि ये फर्स्ट स्टेप है नो कॉन्फिडेंस चेक करने का। पहले आप सेंसर मोशन लेके आओ, अगर ये पास हो गया तो ऐसा लगेगा गवर्नमेंट में एक साथ नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो वो एक साथ नहीं है, कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है, तो इसके बाद वो नो कॉन्फिडेंस भी ला देते हैं, तो ऐसे देखा जाता है। तो फिर आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये भी ओनली इन लोकसभा, क्योंकि आप प्रतिबद्ध क्या हो, आप जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक साथ रहने के लिए, कॉन्फिडेंस में रहने के लिए लोकसभा के लिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, तो ये भी लोकसभा में लाया जाता है। अगर ये पास हो जाता है तो पूरी कैबिनेट को रिज़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ नहीं लाया जाता, वो सेंसर होता है जो इंडिविजुअल या पूरी गवर्नमेंट के लाया जाता है। अगर ये पास हो जाता है, इसको पास होने का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाउंडेड टू रिज़ाइन देना पड़ेगा। इस मोशन को लाने के लिए 50 आपको क्या चाहिए, मेंबर का एडमिट चाहिए, तो ये हो गया ये। फिर आता है कॉलिंग अटेंशन, ये मेंबर ये क्या करते हैं, आफ्टर द परमिशन ऑफ स्पीकर कॉलिंग द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर एनी अर्जेंट इंपॉर्टेंस टॉपिक, जैसे अभी किसान का मुद्दा चल रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ये
अटेंशन मोशन लाया जाता है। देयर इज़ नो कॉल अटेंशन मोशन इन द राज्यसभा। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी राज्यसभा में नहीं है, ये भी लोकसभा का टर्म है कि लोकसभा में होता है, कि राज्यसभा में कुछ है ही नहीं ऐसा कॉलिंग अटेंशन के बारे में। फिर आपका ये देखा, ये भी नो कॉन्फिडेंस भी लोकसभा में लाया जाता है। सेंश्योर देखा, ये भी आपका लोकसभा में लाया जाता है। पर प्रिविलेज आप कहीं भी ला सकते हैं। मिस कोई डाटा तो वो गलत डाटा तो कहीं भी बता सकता है ना, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो कहीं पे डाटा तो वो आपको कहीं भी गलत बता सकता है मिनिस्टर। ठीक है, फिर आता है आपका एडजर्नमेंट मोशन आता है। ये भी किसका होता है, ये बिजनेस ऑफ द हाउस फॉर ए पर्पस ऑफ डिस्कस किया जाता है डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये थोड़ा क्या होता है, कॉलिंग अटेंशन दोगे बस आपने अटेंशन किस टॉपिक पे बात कर लो। पर जो एडजर्नमेंट मोशन होता है ना, ये पर्टिकुलर और थोड़ा हार्ड होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है इसको जल्दी से जल्दी लाना, इस मोशन को। ठीक है, इसको भी जो एडजर्नमेंट मोशन 50 मेंबर चाहिए, इसमें लिखा नहीं पर 50 मेंबर इसको लाने के लिए चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपका जो आता है, उसके बाद आता है उसके बाद आता है कट मोशंस। ये कट मोशन क्या होता है, पॉलिसी कट करने के लिए। जैसे कोई बिल लेके आए लोकसभा, कोई राज्यसभा कोई बिल लेके आई, उसकी पॉलिसी को कट करना है या पॉलिसी को जोड़ना है, तो उसके लिए ये कॉलिंग अटेंशन मोशन लाए जाते हैं। अब द मेंबर ऑफ द लोकसभा हैव द वीटो, जो वीटो पावर होती है, तो अपोज करने के लिए कोई डिमांड फाइनेंशियल बिल आया, उसमें कोई आपको पॉलिसी कट करनी है या फिर डेफिनेट चीज़ के लिए आपको उसमें से डाटा कट करना है, यानी कि पैसे कम करने हैं या पैसे बढ़ाने हैं, उसके लिए पॉलिसी कट मोशंस लाए जाते हैं। ये मैं ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसमें जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे प्री की एक प्लेलिस्ट होगी जहाँ पे सारे मोशंस के बारे में मैंने डाला है। मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप जाके एक बार उसको देख लेना अगर आपको देखना है तो पॉलिसी कट क्या होता है कि आप क्या करो, कोई पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई, सॉरी ये दिक्कत कर रहा है कि एक मिनट रुको। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आई, आपको क्या करना है, उसको पॉलिसी कट करना है। तो यानी कि या पूरी पॉलिसी को कट करना है, तो ऐसे तो कट नहीं होगी। तो जो आप उसमें कितने भी करोड़ रुपीस हैं उसको कट करके वो 1 रुपये में कट कर देते हैं, रिड्यूस टू 1 रुपी। तो 1 रुपी का मतलब ये है कि पूरी ख़त्म नहीं करते, और ख़त्म भी पूरी हो जाती है 1 रुपये में। क्या होता है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के 1000 करोड़ पास हुए पर आपको अच्छे लगा कट करना है, तो आप उसे कन्वर्ट करके 1 रुपये में कर देते हो, तो वो पूरा ही एक तरह से कट हो जाता है। इकोनॉमिक कट क्या होता है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ, कुछ अमाउंट रिड्यूस कर लेना, तो इसे बोलते हैं इकोनॉमिक कट। टोकन कट क्या होता है कि आपको बस नाम का ही कट करना है। जैसे 1000 करोड़ की कोई चीज़ डेवलपमेंट किया जा रहा है, आप टोकन कट कर लो, बस 100 रुपये कट कर लोगे उसमें से। मतलब ये दिखाया जाता है कि हम मतलब ऐसे ऐसे मोशन क्यों लाए जाते हैं। पॉलिसी कट तो ये हो गया कि आप डिसएग्री कर रहे हो, पूरी पॉलिसी को अच्छी नहीं है, मतलब ये जो डेवलपमेंट है, जो पैसा आ रहा है ये अच्छा नहीं है। इकोनॉमिक कट की ज़्यादा पैसा दे दिया, थोड़ा कम करना हो तो इकोनॉमिक कट। टोकन कट का मतलब क्या होता है कि आपने पूरा तो कट करना नहीं है, बस हाँ थोड़ा बहुत आप कट कर लोगे, 100 रुपये नाम के, बस ऐसा करने के लिए चलो 100 रुपये कट कर लेते हैं, टोकन कट। ऐसे इनको मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया, ये एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, इनको मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कैसे कैसे कट किए जाते हैं। मैं उसके लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब देखो जो है मेन यही होते हैं, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इनमें अंतर क्या होता है सेंश्योर मोशन में और आपका नो कॉन्फिडेंस में। एक तो ये सबसे बड़ी बात है, दोनों लोकसभा में लाए जाते हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैंने सिमिलर एक जगह कर दिए हैं। ठीक है, इट कैन बी मूव अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर और द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, दोनों के लिए आ सकते हैं। पर ये पूरी एंटायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओनली एंटायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये डिफरेंस है। इट मूव फॉर सेंश्योरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसी एंड एक्शन, मतलब उन्हें क्या कहते हैं, सेंश्योरिंग किया जाता है, वार्निंग टाइप दी जाती है। ये इट मूव अगेंस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, अगर कॉन्फिडेंस लोकसभा का खत्म हो गया तो काउंसिल मिनिस्टर को डिसॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये पास हो जाता है तो कोई मतलब नहीं है रिज़ाइन करने का या फिर आपको ऑफिस छोड़ने का। अगर ये पास हो जाएगा तो सारे मिनिस्टर को ऑफिस से रिज़ाइन करना पड़ेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। पर नो कॉन्फिडेंस के लिए एक चीज़ और बताऊँ, इसके लिए 50 मेंबर का होना जरूरी है, इसके लिए कोई 50 नहीं चाहिए। आगे आएंगे वो चीज़, आगे बताऊँगा, देखो आगे आएगी वो चीज़। इधर आगे एडजर्नमेंट मोशन, ये कोई मूव किया था, डिस्कस फॉर डेफिनेट मैटर अर्जेंटली हो, उसको डिस्कस करने के लिए, ये हो गया। इसके ही सिमिलर होता है कॉलिंग अटेंशन, पर उसके लिए मतलब कुछ ज़रूरत नहीं है, इसके लिए 50 मेंबर की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, इस पर ही डिस्कस करो, इसलिए लाया जाता है ये मैटर फॉर द डेफिनेट फैक्चुअल अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है, बट इट शुड नॉट सब जुडाइज,
ये हो गया। नो कॉन्फिडेंस क्या होता है, ये भी मेजोरिटी चेक करने के लिए लाया जाता है लोकसभा में, गवर्नमेंट की मेजोरिटी है क्या नहीं है। इसके लिए आपको कोई रीज़न नहीं चाहिए इसको लाने के लिए। अगर 50 मेंबर हाँ बोलते हैं तो ये मोशन चालू हो जाता है। तो एडजमेंट 50 चाहिए, नो कॉन्फिडेंस में 50 चाहिए, और सेंसर मोशन के लिए आपको कोई 50-50 नहीं चाहिए। ये इंडिविजुअल मिस्टेक के लिए आप ला सकते हैं। तो आपको ऐसे याद रखो, देखो ये दो हो गए, एडजमेंट हो गया और नो कॉन्फिडेंस, इनके लिए 50 मेंबर चाहिए। फिर नो कॉन्फिडेंस हो गया और सेंसर मोशन हो गया, ये ओनली लोकसभा में आ सकते हैं, लोकसभा में ओनली लोकसभा में आ सकते हैं। फिर कॉलिंग अटेंशन भी एक तरह से राज्यसभा में नहीं होता वो ऐसा कुछ टर्म, तो वो भी लोकसभा में ही होता है। और उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन, और बचा कौन सा आपका दूसरा कौन सा मोशन है आपका, प्रिविलेज मोशन। ये दोनों मिला सकते हो राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। ये आप ऐसे टर्म याद रखना। 50 मेंबर के लिए कौन से चाहिए, उसके लिए 2 चाहिए। और जो लोकसभा के ओनली हैं वो 3 टाइप के हैं, 2 टाइप के तो हैं। एक तो हो गया आपका कॉलिंग अटेंशन हो गया, और एक हो गया कि कॉलिंग अटेंशन नहीं, सुबह आपका सेंच्योर मोशन हो गया, और फिर नो कॉन्फिडेंस हो गया। और लगभग ये भी कह सकते हो आप कि कॉलिंग अटेंशन भी कहीं ना कहीं लोकसभा में आता है, क्योंकि राज्यसभा में ऐसा कोई टर्म ही नहीं होता। तो ये हो गया जिसमें आपको लोकसभा में आता है। उसके बाद जो दोनों जिसमें आपको क्या चाहिए, जिसमें जो राज्यसभा में आ सकते हैं वो कौन कौन से, एक प्रिविलेज हो गया आपका और दूसरा हो गया एडजर्नमेंट मोशन। ये दोनों राज्यसभा लोकसभा में दोनों मिला सकते हैं। तो आपको ऐसे याद हो गई होंगी ये वाली टर्म। अगला जो टॉपिक आता है आईएमएफ का। आईएमएफ ने क्या किया कि बताया कि इंडिया की जो पॉलिसी जीडीपी इतनी रहेगी, मतलब इतनी ग्रोथ में चलेगी। अभी जो माइनस में है ना, तो उसमें 9.5 प्लस कर लेना, जितनी अभी है उसमें प्लस ग्रोथ बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि 9.5 चलेगी, ये बता रहे हैं ग्रोथ इतने की चलेगी, क्योंकि पूरे पेंडेमिक की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान देखा गया पूरे एरिया का। आईएमएफ क्या होता है, एक तरह से ये अलोंग विद द वर्ल्ड बैंक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको बनाया गया था। और ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्री करता है, चेक करता है कि कॉन्फ्रेंस हुई थी आपके ब्रिटेन वुड में, इसको ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है, जब ये बना था। तो क्रिएट किया था 1949 में, इसको क्रिएट किया गया था आईएमएफ को, इन द गवर्न बाय द अकाउंटेबल टू 189 कंट्री को मेकअप नियर द ग्लोबल मेंबरशिप। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 27 दिसंबर 1945 को। आईएमएफ जो प्राइमरली पर्पस होता है, इंश्योर करता है कि स्टेबिलिटी बनी रहे, यानी कि आपकी इकोनॉमी फॉल ना हो, कि स्टेबिलिटी बनी रहे, और सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और इंटरनेशनल जो पेमेंट होते हैं वो आप अच्छे से कर पाएँ, ट्रांजेक्शन आपकी ईजी रहे। तो ये आपको क्या करता है कि मैक्रो इकोनॉमी को, फाइनेंशियल सेक्टर को चेक करता रहे कि ग्लोबल स्टेबिलिटी बनी रहे, मंदी ना आए या फिर इकोनॉमी फेल ना हो। ये 2 रिपोर्ट भी निकालता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट। तो 2 तरह की यह है रिपोर्ट भी निकालता है। ये मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, अफगानिस्तान का पूरा इशू। ये भी मैं आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, कहाँ का बाढ़ आ रही है, कहाँ का समस्या देखने को आ रही है। लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कॉटन प्राइजेस राइजेस, टेक्सटाइल ट्रेड सीक जीरो ड्यूटी। कॉटन के प्राइस इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो मिनिस्ट्री थे उसने कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी। अगर बाहर से हमारी जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं जो कपड़ा बनाती हैं, अगर वो बाहर से कॉटन इंपोर्ट करते थे तो उनको कुछ इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी। अब वो काट के जीरो ड्यूटी कर दी गई है, मतलब देखा जा रहा है कि जीरो ड्यूटी कर देंगे, ताकि जो हमारे टेक्सटाइल कंपनीज़ हैं वो बाहर से भी इंपोर्ट कर पाएँ कॉटन को, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट की कॉटन बहुत महंगी हो गई है। ये ऐसे किया जाता है, अगर बहुत मंदी आ गई है चीज़ों में तो क्या किया जाता है, चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं इंडिया के अंदर, तो क्या किया जाता है, बाहर से इंपोर्ट किया जाता है चीज़ों को। तो बाहर से इंपोर्ट करने से, ताकि यहाँ की जो महंगाई है वो कम हो पाए। तो हमारी कॉटन महंगी हो गई है, तो बाहर से जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसको कट कर दिया गया है, जीरो करने की बात की जा रही है। तो देखते हैं जो होगी क्या नहीं होगी। अब मैं आपको कॉटन के बारे में बताऊँगा, कॉटन को, कि कॉटन हमारा टॉपिक है, ये बहुत बार प्री में भी देखा गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने किया था, एक ब्रांड, एक लोगो बनाया था इंडियन कॉटन के लिए। ये कब बनाया था, ये बनाया था आपको सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे, जो 7 अक्टूबर 2020 को हुआ था, यानी कि दूसरा कॉटन डे जो 7 अक्टूबर 2020 को हुआ था। अब इसके अंदर क्या किया था ये मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, इसके अंदर क्या किया था, ब्रांडिंग बनाई थी आपकी कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन जो हमारे मोस्टली इंडिया में कस्तूरी टाइप की कॉटन होती है उसको बनाया था। तो ये लोगो बनाया था कस्तूरी कॉटन इंडिया। तो ये लोगो हमारी जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उसने निकाला था, कस्तूरी कॉटन इंडिया। अब कॉटन के बारे में पढ़ते हैं क्या, जो थीम थी उसकी, वो हमारे जो द फाइबर मूव मी, ये 2020 में कॉटन डे मनाया गया था। अभी आएगा अक्टूबर आएगा तो हमारा तीसरा कॉटन डे आएगा अब 7 अक्टूबर को। तो अभी जो हम पढ़ेंगे 2020 वाला, उसकी थीम थी द फाइबर दैट मूव मी। इसको लॉन्च किया था आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2019 में, इनिशिएटिव लिया था कॉटन के बारे में। कॉटन 4 बिन
आपकी बेनिन, आपकी बुर्किनो फैसो और चैड और माली, ये कुछ कंट्री हैं जहाँ पे मतलब ये लॉन्च हुआ था ये वाला सिस्टम। तो बेनिन, बुर्किन फैसो, चैड और माली। इन द कोलोब्रेशन विद, किसके साथ ये पूरा जो कॉटन डे स्टार्ट हुआ था, किस कौन सी और उसके साथ बड़े बड़े वो थे, यूएन का एफओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट था, यूनिसीटेड बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर था आईटीसी, और इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी थी। इन सब ने मिलके 2019 में ये वर्ल्ड कॉटन डे मनाना स्टार्ट किया था 7 अक्टूबर को। तो इसका सेकंड जो हुआ था वो 2020 में हुआ था। अब तीसरा जो कॉटन डे होगा मतलब मनाया जाएगा 2021 में मनाया जाएगा 7 अक्टूबर को। अब कॉटन है क्या, ये तो मत याद रखो, ये कुछ याद मत रखो, ये कोई याद की ज़रूरत नहीं है। कॉटन है क्या, एक कॉटन एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ आप कैसे रखोगे, गर्मियों में उगने वाली। रबी क्रॉप होती है और सर्दियों में होती हैं रबी। वो मैं कैसे याद रखता हूँ, रबी, ये सर्दी पढ़ते हैं ना, सर्दी, तो सर्दी रबी ऐसे एक वर्ड बनता है, सर्दी हो रही है बहुत तो रबी हो गया। तो खरीफ क्रॉप जो होती हैं वो गर्मी में होती हैं, उनको 6 to 8 मंथ का मैच्योर एक पीरियड चाहिए खरीफ का। और ये ड्रॉथ और जहाँ पे रेजिस्टेंट क्रॉप होती है एराइड एरिया में, जहाँ पे एराइड क्लाइमेट होता है, जहाँ पे सूखा थोड़ा सूखी चीज़ रहती है वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। उसके बाद ऑक्यूपाई करती हैं 2.1 ऑफ द वर्ल्ड अरेबियन लैंड को, मीट करती है 27% ऑफ द वर्ल्ड टेक्सटाइल नीड को। कॉटन से ही टेक्सटाइल 27% बनता है। आइडियल किस क्लाइमेट, तो वही है इसका एराइड क्लाइमेट है। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 21 से 30 डिग्री इसको टेम्परेचर, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। खरीफ क्रॉप है, आइडियल इसके जो टेम्परेचर वो आपका एराइड क्लाइमेट है। और उसके बाद जो एराइड जो इसका क्लाइमेट है वो एराइड है। टेम्परेचर जो है इसका 21 से 30 चाहिए इसको। रेनफॉल इसको कितनी चाहिए, 50 से 100 चाहिए। और इसके लिए सबसे बढ़िया सॉइल जो होती है वो ब्लैक सॉइल होती है, इसे रेगुड सॉइल भी बोलते हैं। तभी ये महाराष्ट्र वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन में ज़्यादा बोई जाती है, हमारे यहाँ डेक्कन प्लेटू में आसपास। ये प्रोडक्ट होता है, फाइबर होता है, ऑयल भी निकलता है, इसके सीड होते हैं, और एनिमल फीड मतलब खाने की पत्तियाँ इसकी एनिमल भी खाते हैं। 3 तरह के प्रोडक्ट इसमें निकलते हैं। अब टॉप कंट्री कौन सी है जो प्रोड्यूसिंग करती है पूरे वर्ल्ड में, वो चाइना, इंडिया, यूएस। तो इंडिया की पोजीशन सेकंड है, फर्स्ट चाइना है। अब हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, वो है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो गुजरात, महाराष्ट्र याद रखो आप, इसी रीजन में, डेक्कन वाले रीजन में ज़्यादा ये होती है। 4 कल्टिवेटेड स्पीसीज़ है इनकी नाम की, ये रखना है तो रखो, नहीं रखना तो बिल्कुल मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना अगर आपको याद नहीं हो सकता तो, ठीक है। तो ये भी है स्पीसीज है इसकी जो बोई जाती हैं आपकी, ये बिल्कुल वो रखेंगे जो फॉरेस्ट बिल्कुल एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर बिल्कुल नीट वीट का दे रहे होंगे उनके लिए। हाइब्रिड कॉटन भी होती है। फिर एक कॉन्सेप्ट है बीटी कॉटन का। वो बीटी कॉटन जो बनाई गई है उसमें मतलब क्या था, बीमारी लग जाती थी कॉटन को, तो बचाने के लिए पेस्ट का यूज़ ज़्यादा ना हो, तो हमने जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बनाई थी, जीएम क्रॉप भी बोलते हैं। और इंडिया में ओनली ये वाली बीटी कॉटन ही पास हुई है जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है। और भी है, बीटी ब्रिंजल है, बीटी पोटैटो, बहुत सारी आ गई हैं, पर इंडिया में अभी तक उनको ट्रायल चल रहा है, पास नहीं किया गया। बस एक ही जो क्रॉप है वो जो बीटी कॉटन जो इंडिया में पास है, इसे इंडिया वाले लगा सकते हैं। अब कॉटन इंडिया क्या है कि इंपॉर्टेंट फाइबर और कैश क्रॉप है, क्योंकि बेचा भी जाता है इसको। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ द कॉटन जो है इन द वर्ल्ड, एंड द 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हम, ये देख सकते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड एंड द 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। इट ऑल्सो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कॉटन। मतलब क्या कि जो इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आप सोचोगे आप कि एक जगह मैंने बताया कि जो पोजीशन है इसकी 3rd है पूरे वर्ल्ड में, टॉप प्रोड्यूसिंग जो स्टेट कंट्री है उसमें चाइना है। और मैंने यहाँ बता रहा हूँ आपको कि इंडिया क्या है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड, नहीं, वो एक टर्म्स के मुकाबले देखा जाता है, और उसमें अभी भी चाइना हमसे आगे है और हमारा बिल्कुल इंडिया उसमें आगे है। हम 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं, ये याद रखो। फिर उसमें आता है जेनेटिक मॉडिफाइड जो बीटी कॉटन है, हाइब्रिड टाइप की है, और कवरिंग 95% ऑफ द एरिया अंडर कॉटन। सिंस जब से इंट्रोड्यूस हुई है 2002 से, तब से हम ये हाइब्रिड वाली लगा रहे हैं, यही 95 यही लगाते हैं, क्योंकि ये पानी भी कम चाहिए, इसमें भी जल्दी से बीमारी नहीं लगती। तो ये सारी कुछ चीज़ें इसके हैं। इंडिया प्रोड्यूस 51% ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा मतलब हम क्या करते हैं, 51% जो ऑर्गेनिक कॉटन वो हमारे इंडिया में बोई जाती है। कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए इसके लिए, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कॉमर्शियल क्रॉप लेके आए थे हम 12 5 ईयर प्लान में, तो ये हमने इनिशिएटिव लिया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एग्रीकल्चर आपकी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के अंदर आती है, इसको सर्टिफिकेशन देना हमने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक कॉटन को। अपेडा हेल्प करती है, आपको कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है
दूसरे देश में। तो ये आपकी हेल्प करती है कि आप जो विदेश में चीज़ भेज रहे हो, जो उसको मेजर्स हैं विदेश वाली जो, लेकिन कुछ मेजर्स होंगे ना कि उसको आप मेंटेन रख पाओ, और ये अप्रूवल करती है और हेल्प भी करती है बाहर भेजने में। फिर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमने डेवलप किया गया, उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप किया। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कॉटी एली करके नाम है इसका, कॉट एली करके नाम है। वेदर कंडीशन, लेटेस्ट न्यूज़ कॉटन के बारे में यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। फिर मैंने आपको बता दी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कोटी एली डेवलप किया, तो मैं बताऊंगा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है। ये एक तरह से एस्टेब्लिश 1970 में किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। कंपनी एक्ट 1956 से इसको बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई महाराष्ट्र में है, CBD बेलापुर में। जो रोल है क्या करती है, अंडर प्राइस सपोर्ट देना किसानों को, वेदर द मार्केट प्राइस कम हो पर ये आपको MSP प्रोवाइड कराते हैं जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूशन डेवलप किए हमने, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉटन रिसर्च डेवलप किया जो नागपुर में भी है महाराष्ट्र के, और सिरसा हरियाणा में भी है। इन द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी हमारे पास है। जो ICAR है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ कॉटन टेक्नोलॉजी एंड सिचुएशन इन मुंबई। जो ICAR का एक कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी है, वो कहाँ पे है, वो मुंबई के अंदर है। तो ये भी हमने डेवलप किया सेपरेटली, कॉटन के लिए भी डेवलप किया। तो कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन किए हमने डेवलप। तो मैंने आपको पूरा कॉटन के बारे में बताया। अब आप सोच रहे होंगे मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई, देखो ये वाली चीज़ मैंने आपको नहीं बताई। आपको पता गोसिपियम एरोबियम मैं बता भी सकता था आपको। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता है ये चीज़, क्योंकि ये UPSC जो एग्ज़ाम है, जनरलाइजेशन एग्ज़ाम है। अगर कोई चीज़ में से न्यूज़ में आएगी तो मैं बताऊंगा आपको कि जनरलाइजेशन एग्जाम है, वो आपसे बिल्कुल साइंटिफिक वे में नहीं पूछता। बच्चे क्या करते हैं, वो PhD करने तक जाते हैं। अभी ये पढ़ेंगे, साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे, फिर अंदर तक जाएंगे, पर वो इतना नहीं पूछता आपसे। वो एक रेयर क्वेश्चंस होते हैं, 100 में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो किसी को नहीं पता होता है। और आपको पता है कि UPSC कट ऑफ 50% ही रहती है, कुछ भी कर लो, चाहे मेंस की देख लो, चाहे आप प्री की देख लो। तो इतना मत जाया करो कि आप अच्छे से चीज़ को कवर ना कर पाए। तो हमने बहुत सारी चीज़ आज कवर की, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। दूसरा जो हमने कवर किया, वो हमने कवर किया कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल पूरा हमने देखा कि कैसे कैसे होता है। फिर उसके एंटी ट्रैफिकिंग लॉ इंडिया में कौन कौन से हैं और हमें क्या करना चाहिए। फिर जो धोलावीरा 40 जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है वो देखी हमने, उसके बारे में पढ़ा। फिर टोटल देखी कितनी कितनी है, पहले कौन सी बनी, 2 महाराष्ट्र की थी, 2 आपकी UP की थी। फिर एग्रीस्टेक के बारे में हमने नहीं पढ़ा, एग्रीस्टेक के बारे में। एग्रीस्टेक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ नहीं है, एग्रीस्टेक एक तरह से एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा कि किसानों के पास भी टेक्नोलॉजी पहुँच पाए। इसी नाम को एग्रीस्टेक बोला गया है कि कलेक्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी बेस्ड इंसेंटिव इन एग्रीकल्चर। तो ये बनाया जा रहा है, इसकी सोच है। तो इसमें क्या किया जाएगा, कलेक्शन किया जाएगा, टेक्नोलॉजी को डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा किसानों का, ताकि ईजिली उनको चीज़ें मिल पाए, डायरेक्टली DBT मिल पाए। अगर कोई सब्सिडी प्रोवाइड करिए, डायरेक्टली उनके खाते में पहुंच जाए, जैसे आपकी किसान सम्मान निधि है, सीधा पैसा खाते में जा रहा है। तो एक तरह से एक सेंटर ने क्रिएट किया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में किसानों को भी जोड़ा जाए। तो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट किया इसके लिए नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम NRLMP। इसमें ही डाटा आया, नो लैंडलेस फार्मर इन द डाटाबेस। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से किसान माने गए हैं। जिनके पास लैंड नहीं है उनको सेपरेटली रखा जाएगा और उनको सेपरेटली उनके लिए स्कीम अलग से चलाई जाएंगी। इसमें फार्मर ID भी बनाई जाएगी, बाद में देखोगे ईच ID विल बी लिंक उनको आधार से किया जाएगा फार्मर के। तो ये आगे के प्रोसीजर से आएंगे। अब नीड क्यों है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द फार्मर अक्रॉस द इंडिया है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाए। उनको अगर लोन भी माफ़ करना है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना है या KCC प्रोवाइड करना है, किसान क्रेडिट कार्ड देना है, तो एक अच्छे से हो पाए, पोटेंशियल बेनिफिट उनको मिल पाए। जो पुअर हैं, पुअर चीज़ एक्सेस नहीं कर पाते गवर्नमेंट की स्कीम को, वो अच्छे से ले पाए। और गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होगा, वो ज़मीन के हिसाब से दे सकती है। जैसे किसी किसान के पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है, उसका रिकॉर्ड है पूरा डिजिटलाइज, तो उन छोटे किसानों के लिए गवर्नमेंट अलग से स्कीम निकाल सकती है। अगर रिकॉर्ड पूरे मेंटेन होंगे तो गवर्नमेंट को पता होगा, कोई गलत स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अब कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स क्या है कि आप ये बना तो रहे हो डाटा, पर आपके पास डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन नहीं है, यानी कि डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है। फिर कॉमर्शलाइजेशन जो आप चीज़ों का करोगे, एग्रीटेक बना के, वही है कि इम्प्लाई क्या करना है, कॉमर्शलाइजेशन करना है, एग्रीकल्चर को ज़्यादा पैसा मिल पाए। शिफ्ट कर रहे हो आप डिजिटल से, आप प्राइवेट सेक्टर स्पेयर में भेज रहे हो, प्रॉब्लम भी फेस हो सकती है। किसान इतने पढ़े लिखे नहीं है, डिजिटली डिवाइड कर रहे हो, किसानों को डिजिटली डिवाइड कर रहे हो।
किसानों को। फिर हमारे यहाँ डिजिटल लिटरेसी नहीं है इतनी अच्छी, ये सारी चीज़ें। एब्सेंस है डिस्प्यूट सेटलमेंट का, कोई डिस्प्यूट होता है जैसे किसान अभी किसान बिल में सोच देख रहे हैं, अगर डिस्प्यूट होता है तो कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाने का प्रावधान ही नहीं है, तो ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। फिर प्राइवेसी का इशू है, जब सारी आईडी वाईडी आप बना रहे हो, आधार से लिंक कर रहे हो, तो प्राइवेसी का भी इशू में कहीं ना कहीं आएगा। फिर वे फॉरवर्ड वही अच्छी बात करेगा, ठीक है बनाओ डाटा है, एम्पावर होंगे किसान, पर मतलब ऐसे मत करो, उन्हें डिनाई मत करो चीज़ों के बारे में, ट्रांसपेरेंसी रखो, अकाउंटेबिलिटी रखो किसान के पास, और ये सब चीज़ों की आप इसमें बात कर सकते हैं। तो एग्रीस्टैक क्या है, किसानों को डिजिटलाइज जोड़ा जाएगा और लैंड वैंड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे और उनको एक आईडी बनाई जाएगी जो आधार से लिंक होगी, ताकि वो बेटर सर्विस बेटर प्राइस उनको मिल पाए, बेटर गवर्नमेंट सर्विस उनके पास पहुंच जाए उनके पास। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो इतनी ही थी फ्रेंड्स जितनी मैंने रिकॉर्ड की। बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद। प्लीज़ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर मैं वो भी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि जो मैंने आपको बताया वो जो सारे कट होते हैं, पॉलिसी कट होता है उसमें, फिर ये कट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कट होते हैं, जो कट करने के बाद आपको बिल लाया जाता है फाइनेंशियल वाला, तो वो मैं अलग से शेयर कर दूंगा। सारे मोशन मैंने आपको बता ही दिए हैं, आपको पता ही लग गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक जरूर करना।